लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमाइन कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने एक बेसिक कंडीशन पढ़ी थी और दो एडिशनल कंडीशन भी पढ़ी थी, राइट। अब बेसिक कंडीशन हमने जो पढ़ी वो क्या थी, मैं लिख देता हूं एक बार ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए और अपने काम में भी आ जाए। बेसिक कंडीशन में हमने कहा था कि 182 डेज आपको इंडिया में रहना है प्रीवियस ईयर में, और या फिर इसका एक ऑल्टरनेट बताया था मैंने आपको जो था 60 डेज प्लस 365 डेज, राइट। एडिशनल कंडीशन में हमने ये कहा था कि 7 साल में 730 दिन इंडिया में होने चाहिए और 10 साल में 2 बार रेजिडेंट होने चाहिए, राइट। हमने कहा था कि इस साल इसमें काफी चेंज किया गया है, तो आज हम वो चेंज पढ़ने वाले हैं कि क्या अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। अमेंडमेंट किया है इस वाले प्रोविजन में, अगर आपकी बेसिक कंडीशन जिसमें आपको 182 डेज इंडिया में रहना है वो फुलफिल नहीं होती है, तो आपके पास एक ऑल्टरनेट है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन आप इंडिया में रह के भी ये कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं, राइट। बोलिए, राइट है, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। अब इसके एक्सेप्शन बना दिए गए, मतलब इसमें चेंज किया गया। एक्सेप्शन का मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन है और वो लीव करता है इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है जॉब के लिए तो उसके ऊपर ये वाला ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आप जॉब के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपके ऊपर बेसिक कंडीशन सिर्फ एक ही है, इसका कोई ऑल्टरनेट आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ओके। अगर आप इंडियन सिटीजन है, दोबारा सुन लीजिए, अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और आप इंडिया छोड़ रहे हैं, क्यों? जॉब के लिए, आप जॉब के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो आपके ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ओके, दूसरे पॉइंट में आइए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर आप क्रू मेंबर के रूप में इंडिया से बाहर जा रहे हैं, क्रू मेंबर समझते हैं, शिप पे काम करने वाले लोग, तो अगर आप एज ए क्रू मेंबर इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपके ऊपर भी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ओके, मतलब सर, मतलब ये हुआ कि इन दोनों लोगों को एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एक तो चेंज ये हुआ, ये पहले भी यही था पर इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। तीसरा पर्सन जो है उसमें बड़ा चेंज किया गया है, और क्या कहा गया है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर अगर कोई इंडियन ओरिजिन, याद है मैंने आपको ये वर्ड बताया था, ओरिजिन का पर्सन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और वो इंडिया आ रहा है फॉर विजिट, इंडिया फॉर विजिट, घूमने के लिए इंडिया आ रहा है, ठीक है, और उसकी जो इनकम है, उसकी जो इनकम है, कौन सी इनकम? फॉरेन इनकम, उसकी जो इनकम है, कौन सी इनकम? अदर देन फॉरेन इनकम, इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, कहने का मतलब इंडिया में इनकम है।
दोबारा सुन लीजिए, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो इंडिया आ रहा है घूमने के लिए और उसकी जो इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम के अलावा इनकम है, वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है। वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो क्या होगा? अगर वो इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो एक छोटा सा चेंज किया गया है कि ये जो 60 डेज है इसको कितना कर दिया गया है, 120 डेज। इसको कितना कर दिया जाएगा, 120 डेज प्लस 365 तो अपनी जगह है। इसका मतलब उसके लिए प्रीवियस ईयर में तो 120 डेज होना चाहिए और 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज होना चाहिए, मतलब 60 की जगह 120 दिन कर दिया गया है। बोलिए, ये बात समझ में आई? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो इंडिया घूमने आया है और उसकी इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, मतलब इंडिया में इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में हमें बेसिक लिमिट तो ये देखनी है 182 वाली, और अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो जो अल्टरनेट है वो ये हो जाएगा 120 डेज प्लस 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर। 60 की जगह 120 डेज उसको मिल जाएंगे या पूरे करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे एक सवाल और आपके मन में आना चाहिए था कि अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो, अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है, अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, इफ इनकम नॉट एक्सीड ₹15 लाख, तो फिर ये ऑप्शन लगेगा ही नहीं। मतलब ना ही 120 दिन वाला लगेगा ना ही 60 वाला लगेगा, इसके जैसे हो जाएगा। जैसे पर इन दोनों लोगों पे ये ऑप्शन लगता ही नहीं है, वैसे इस पे भी ऑप्शन लगता ही नहीं है। बोलिए, आई बात समझ में? काफी टिपिकल बना दिया गया है इसको, पर ठीक है, कोई बात नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें क्या बोला गया, लास्ट पॉइंट इसमें बोला कि आप इंडियन सिटीजन हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं। ठीक है सर, हम इंडियन सिटीजन हैं, पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात, आप किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल इन एनी कंट्री, आप किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, दोबारा बोल देता हूं मैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, आप किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, और आपकी जो इनकम है, आपकी जो इंडियन इनकम है वो एक्सीड करती है 15 लाख रुपए। इनकम अदर देन फॉरेन इनकम एक्सीड ₹15 लाख। अभी जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं पर आप दूसरी किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ नॉट सेटिस्फाइंग एनी बेसिक कंडीशन, ऊपर वाली कोई भी बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं तो आपको डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। आपको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, मे भी ये बात आपके समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं।
एक बार पूरा प्रोविजन एक साथ देखते हैं और फिर समझते हैं। अब एक बार देखना ध्यान से, हमने अभी तक क्या बोला, हमने अभी तक ये बोला कि अगर हमारी बेसिक कंडीशन है 182 डेज इंडिया में होनी चाहिए, उसका एक ऑल्टरनेटिव जो कहता है 60 डेज प्रीवियस ईयर में और 365 डेज पिछले 4 साल में हो तो आपकी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, राइट। एडिशनल कंडीशन ने कहा कि 7 साल में 730 दिन इंडिया में हो तो एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाती है, 10 साल में 2 बार रेजिडेंट हो तो भी एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाती है, राइट। अब इस कंडीशन के कुछ एक्सेप्शन आए और उन्होंने कहा कि कुछ केस में ये वाली कंडीशन नहीं लगानी। हमने कहा कौन से केस में, बोला पहला तो कि जब कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है जॉब के लिए या क्रू मेंबर के रूप में जा रहे हैं तो उसके ऊपर ये कंडीशन लगानी ही नहीं है, मतलब उनके लिए कंडीशन अवेलेबल ही नहीं है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया घूमने आ रहे हैं और जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, ये वाले नीचे वाले, उन पे भी ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है, उन पे भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं हम, यस। और जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है उन पे ये ऑप्शन अवेलेबल तो है, पर 60 की जगह कितने दिन लेने हैं, 120 लेने हैं। आई थिंक अब ये काफी इजी हो गया होगा आपके लिए। ओके, ठीक है। अब लास्ट में बोला गया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और उसने ये वाली कोई कंडीशन पूरी नहीं की, ना तो ये की और ना ही ये की, उसने कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की नहीं, इसका मतलब वो नॉन रेजिडेंट होने वाला था, ठीक है, और उस पे किसी भी कंट्री में टैक्स भी नहीं लग रहा और वो इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है, सारे ही काम है, इंडिया में कमा भी रहा है, ठीक है, इंडियन सिटीजन भी है और इंडिया की बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। जब इंडिया की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो रेजिडेंट भी नहीं हो रहा, ठीक है, और फिर भी वो दूसरी कंपनी में दूसरी कंट्री में भी टैक्सेबल नहीं हो रहा। इसका मतलब उसने इंडिया से पैसा तो कमाया है पर टैक्स कहीं पे भी पे नहीं किया, ना इंडिया में ना इंडिया के बाहर। तो इसलिए बोला गया कि हम उसे डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान रहे हैं और उससे हम इंडिया में टैक्स चार्ज करेंगे। बताइए, आई बात समझ में? एक बार बता दीजिए क्या ये क्लियर है? अगर डाउट हो तो पूछ लेना, ऐसा नहीं है आप ऐसे ही हाँ भरें, कोई भी चीज की ऐसे ही हाँ नहीं बढ़नी है, समझ में आए तो ही हाँ बढ़नी। ओके, चलिए, तो इंडिविजुअल का स्टेटस हमारा हो गया, बस सबसे टिपिकल थोड़ा सा यही था, उसके अलावा कुछ नहीं, तो ये तो आसानी से हो गया है। अब हम निकाल रहे हैं स्टेटस किसका, एचयूएफ का, कि एचयूएफ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। चलिए, एचयूएफ का स्टेटस निकालने के लिए भी हमें एक बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी, ठीक है, पर सवाल यह है कि बेसिक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो किसी घर के एक मेंबर पे बेस्ड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पर्सन के रहने की बात नहीं है, यहाँ पे क्या कहा गया कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF should be wholly or partly in India. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF शुड बी होली और पार्टली इन इंडिया, मतलब जो HUF का कंट्रोल मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, वो इंडिया में होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मतलब ये है, एक घर, ध्यान से सुनना, एक घर, क्या इसमें मल्टीपल मेंबर होंगे? यस सर, मल्टीपल मेंबर हो सकते हैं। ये मल्टीपल मेंबर अलग अलग जगह रहते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ इंडिया में रहते हैं, कुछ इंडिया के बाहर रहते हैं, हो सकता है क्या ऐसा? बताइए, क्या ये मल्टीपल मेंबर कुछ इंडिया के अंदर कुछ इंडिया के बाहर रहते हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा, ठीक है। जब ऐसा हो सकता है तो हम किस पर्सन के बेस पे ये बात करें कि आपकी HUF रेजिडेंट है या नहीं है? तो इसलिए बोला गया आप किसी के बेस पे बात मत करो, आप बात करो किसकी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की, कि HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से होता है। हमने कहा सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब
तो मतलब बताया गया हमें डिसीजन मेकिंग। क्या मतलब बताया गया? डिसीजन मेकिंग, कि एचयूएफ में जो भी काम होता है उसका डिसीजन कहाँ होता है ये मैटर करेगा। डिसीजन मेकिंग की एचयूएफ का जो भी काम होता है उसका डिसीजन कहाँ हो रहा है ये मैटर करेगा। ओके तो मुझे एक बात बताइए, अगर एचयूएफ में एक पर्सन इंडिया के बाहर रहता है, आउटसाइड इंडिया, आपके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, चाचा पापा कोई भी हो सकते हैं, और आपके घर के जो डिसीजन है वो ये बंदा लेता है जो इंडिया के बाहर है, ठीक है, और जब भी आपको कोई डिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है आप उनको फोन करते हैं, उनसे पूछते हैं, और वो इंडिया के बाहर से ही आपको बता देते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या करना है। तो मुझे बताइए आपकी एचयूएफ का कंट्रोल कहां से हो रहा है? आप एचयूएफ के नाम से काम कर रहे हैं, आपके जो अंकल है वो इंडिया के बाहर रहते हैं, और जब भी कोई डिसीजन लेना होता है आप उनसे फोन करके पूछते हैं, तो डिसीजन कहां से हो रहा है? इंडिया के बाहर से। तो क्या हम ये कहें कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है? यस, हम ये कहेंगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन पे आइए, जब आप उनको डिसीजन लेने के लिए कॉल करते हैं और वो आपको ये कहते हैं कि सारी बातें मुझसे मत पूछा करो, कुछ डिसीजन आप ले लिया करो, कोई बहुत बड़ी बात हो तो मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है, आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। अब बताइए कंट्रोल कहां से हो रहा है? पार्शियली इन इंडिया, पार्शियली आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल ठीक है। अब तीसरी बात, तीसरी सिचुएशन ये है कि आप उनसे फोन करते हैं डिसीजन लेने के लिए, कोई बात पूछने के लिए, और वो कहते हैं कि बाकी काम तो आप कर लो, एक दो मैटर जो है बड़े मैटर वो मैं आता हूँ इंडिया में, अपन बैठ के बात करेंगे और वहीं पे सारी बातें कर लेंगे। तो बताओ आप डिसीजन कहाँ से हो रहे हैं? अब पूरा इंडिया से हो रहा है, बस तो तीन ही तो सिचुएशन बन सकती है, समझ गए? तो ये हमारी बेसिक कंडीशन है। तो अगर थोड़ा भी या पूरा कंट्रोल इंडिया में हुआ तो हमारी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी, अदरवाइज हमारी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, राइट? ठीक है, अब आ जाइए आगे। एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन में बोला गया कि दोनों कंडीशन सेम है एज इंडिविजुअल। जैसे इंडिविजुअल में होती है वैसे ही यहाँ पे हमने कहा सर इंडिविजुअल में तो ये कौन सी होती है, याद है क्या? यस, 730 days इन 7 years, एक तो ये होती है। एक दो बार रेजिडेंट 10 साल में, यही है। यस, अब ये दोनों कंडीशन जिसमें कि रहना पड़ेगा, ये दोनों कंडीशन जिसमें कि रहने की बात आ गई कि 7 साल में 730 दिन रहना है और 10 साल में 2 बार रेजिडेंट होना है, तो ये कंडीशन फुलफिल कौन करेगा? तो इसके लिए बोला गया कर्ता फुलफिल करेगा, क्योंकि रहने का काम तो कोई एक पर्टिकुलर इंसान का देखना है, और जब एक का ही देखना है तो किसका देखो? कर्ता का देखो। बोलिए, आई बात समझ में? ओके, बोल दो एक बार, कंडीशन समझ में आ गई? ठीक है, अब बेसिक कंडीशन अगर फुलफिल होती है, मतलब कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है एचयूएफ का, तो एचयूएफ क्या है? रेजिडेंट है। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो एचयूएफ क्या है? नॉन रेजिडेंट है। ये तो हुई बेसिक कंडीशन की कहानी। अब अगर कर्ता ने दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी, मतलब कर्ता 10 साल में 2 बार रेजिडेंट है और कर्ता 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहता है, तब तो आपकी एचयूएफ भी क्या हो जाएगी? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर आपकी डिसीजन पर्सन और कर्ता में भी डिफरेंट, हाँ हो सकता है, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डिसीजन मेकर और कर्ता अलग अलग हो सकते हैं,
बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कर्ता ने ये दोनों कंडीशन फुलफिल की, दोनों कंडीशन फुलफिल की, तो आपकी एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी, और वरना आपकी एचयूएफ क्या हो जाएगी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी। लो जी, इतनी सी बात है, आई बात समझ में? यस, आगे चलें। तो हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया, हमने एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ लिया। अब आते हैं हम आगे। आगे हमारा पर्सन कौन था, पार्टनरशिप फॉर्म, एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, राइट। अब फॉर्म, एओपी और बीवाई में तीनों में एक कॉमन पॉइंट है कि तीनों ही कुछ लोगों के ग्रुप हैं। बताइए, क्या तीनों ही दो या दो से ज्यादा लोगों के ग्रुप हैं? फॉर्म, एओपी और बीवाई तीनों ही चीजों में ग्रुपिंग होती है, यस सर होती है। दूसरी बात, इनमें फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है। आप कभी भी फर्म में पार्टनर बन सकते हैं और कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। सिमिलरली आप कभी भी जॉइंट वेंचर किसी के साथ कर सकते हैं और कभी भी उससे बाहर निकल सकते हैं। कभी भी आप क्लब के मेंबर बन सकते हैं और कभी भी मेंबरशिप छोड़ सकते हैं। बोलिए, सही कह रहे हैं? यस। और जब ऐसा पॉइंट है कि ये काम एंट्री और एग्जिट पे चलता है, तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के डेज काउंट करें, क्या ये सही होगा? बताइए, क्या ये सही होगा कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के डेज काउंट करें? नहीं सर, ये तो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक ही कंडीशन है, यहाँ पे दो कंडीशन है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है, और वो भी कंडीशन है बेसिक। अब बेसिक कंडीशन क्या है कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, सिंपल सी बात जो अभी हमने पढ़ा, कि जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो क्या होना चाहिए, शुड बी होली और पार्टली इन इंडिया होनी चाहिए, राइट। यस। अगर ये फुलफिल हो रही है कंडीशन, तो फर्म, एओपी या बीवाई क्या है, रेजिडेंट। और फुलफिल नहीं हो रही है तो ये क्या है, नॉन रेजिडेंट। बस, रहने का सीन ही नहीं है। जब किसी पर्सन के रहने की कहानी नहीं है, तब ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। ऐसी कोई भी स्थिति जहां पे किसी पर्सन के रहने की कहानी नहीं है, वहां पे ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का कंसेप्ट अपने आप खत्म हो जाता है। ओके, तो फॉर्म में हमें देखना ही नहीं है किसी पर्सन के रहना नहीं रहने का, तो इसलिए इसको क्या कहा गया कि यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है, या तो फॉर्म रेजिडेंट हो सकती है या नॉन रेजिडेंट हो सकती है। ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी का कोई कंसेप्ट नहीं है। बोलिए, आगे बात समझ में? बोल दीजिए एक बार। ओके, नेक्स्ट, कंपनी। कंपनी की हम बात कर लेते हैं। कंपनी में दो कैटेगरी बनाई गई है। पहली कंपनी है इंडियन कंपनी, या इसे हम कह सकते हैं डोमेस्टिक कंपनी, घरेलू कंपनी, और दूसरी हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन कंपनी कौन सी होती है और फॉरेन कंपनी कौन सी होती है। तो अगर मैं कहूं कि रजिस्टर्ड इन इंडिया, ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसको इंडियन कंपनी कहेंगे, और ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है उसे क्या कहेंगे, फॉरेन कंपनी कहेंगे। तो बात समझ में आती है? यस। अब जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, जो कंपनी इंडियन कंपनी है, क्या उसका टैक्स कभी भी छोड़ने को तैयार होगी गवर्नमेंट किसी भी हालत में? क्या इंडियन कंपनी का टैक्स किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार है क्या गवर्नमेंट? नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है इट्स ऑलवेज रेजिडेंट।
ये क्या है, ऑलवेज रेजिडेंट, चाहे इसका पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर से हो तो भी ये रेजिडेंट है, क्योंकि आपने इंडिया में कंपनी रजिस्टर कराई है, तो चाहे आप कंट्रोल कहीं से भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इससे टैक्स चार्ज करेंगे। दैट मीन्स ये तो रेजिडेंट रहेगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन में और कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल सकता है कि इंडियन कंपनी है, उसका कंट्रोल बाहर है, ये है वो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही इंडियन कंपनी हुई वैसे ही ये रेजिडेंट होगी, राइट। तो इंडियन कंपनी वर्ड सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इट्स रेजिडेंट। अब आती है फॉरेन कंपनी की बात। मुझे एक बात बताओ, फॉरेन कंपनी को देखते माइंड में क्या आता है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? फॉरेन कंपनी का नाम सुनते ही माइंड में क्या आता है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? बोलिए, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? एक बार फॉरेन कंपनी का नाम जैसे ही हमारे माइंड में आता है, हमारे सामने आता है, हमें क्या लगता है, वो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट? नहीं, डिपेंड तो करता है, वो तो आपकी बात ठीक है, पर फॉरेन कंपनी प्राइम फेशिया नॉन रेजिडेंट हमें लगती है, क्योंकि बाहर की चीज है। अपने को लगता है कि यार ये तो नॉन रेजिडेंट, एक जनरल थिंकिंग बता रहा हूँ, ठीक है, अपने को नॉलेज है इसलिए नहीं, एक जनरल पर्सन के माइंड में फॉरेन कंपनी का नाम सुनते ही क्या आता है, नॉन रेजिडेंट। पर ऐसा नहीं है। जैसे हम क्या चेक करेंगे, हम उसका पोएम देखेंगे। पोएम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में आके काम कर रही है तो हम उससे टैक्स चाहते हैं ना, हम चाहते हैं वो टैक्स पे करे। तो अगर उसका पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो हम उसे क्या बनाएंगे, रेजिडेंट। हम उसे क्या बनाएंगे, रेजिडेंट बनाएंगे, ताकि हम उससे टैक्स ले सके। और अगर उसका डिसीजन मेकिंग भी बाहर है, रजिस्टर्ड भी बाहर और डिसीजन मेकिंग भी बाहर है, तो वो बन जाएगी क्या, नॉन रेजिडेंट। फिर हम उसको रेजिडेंट नहीं बना सकते। आई बात समझ में? भाई फॉरेन कंपनी है, इसका मतलब बाहर रजिस्टर्ड है, बाहर रजिस्टर्ड और बाहर बैठे बैठे वो काम कर रही है, तो हम उसे रेजिडेंट नहीं बना सकते, क्योंकि उसका इंडिया में कोई ऑफिस या कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट अगर बाहर बैठी कंपनी और इंडिया में ऑफिस खोल के बैठी है और इंडिया में अपने कुछ डिसीजन ले रही है, तो हम उसे क्या बना सकते हैं, रेजिडेंट बना सकते हैं, ताकि हम उससे टैक्स चार्ज कर सकें। बोलिए, आगे बात समझ में? और इंडियन कंपनी को तो हमेशा ही टैक्स देना है, इसलिए उसको हमेशा ही रेजिडेंट बनाया गया है। बोलिए, आई बात समझ में? सर फॉरेन कंपनी हैव ए ब्रांच इन इंडिया। अगर फॉरेन कंपनी की इंडिया में ब्रांच है और उसके यहाँ पे मेजर डिसीजन होते हैं, सिर्फ ब्रांच होने से मतलब नहीं होगा, डिपेंड करता है उसके यहाँ पे डिसीजन होते हैं क्या, तो उसके हिसाब से उसका स्टेटस चलेगा। अगर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, सपोज यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होती है उसकी, तो ही वो रेजिडेंट है, वरना वो रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सवाल आपका अच्छा है, पर इसमें एक चीज समझिए आप, दो बातें अलग अलग हैं, रेजिडेंट होना या ना होना, टैक्स लगना या ना लगना। ये आप बिल्कुल ना सोचें कि रेजिडेंट है तो ही टैक्स लगेगा, नॉन रेजिडेंट तो टैक्स नहीं लगेगा, ये बात बिल्कुल ना सोचें। नॉन रेजिडेंट पे भी इंडिया में टैक्स लगता है, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। अगर फॉरेन कंपनी की इंडिया में ब्रांच है और सपोज उसके सारे डिसीजन मेकिंग इंडिया से बाहर है, तो वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। पर जो इंडिया से कमा रही है उस पर तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो इंडिया से अभी भी कमा रही है नॉन रेजिडेंट होने के बावजूद भी, उस पर तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर वो रेजिडेंट हो जाती है तो उसको उस अमाउंट पे भी टैक्स देना पड़ेगा जो वो इंडिया के बाहर कमा रही है। ये फर्क होता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में कंपनी के बेस पे। बोलिए, आई बात समझ में?
रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होने का मतलब टैक्सेशन से है, पर ऐसा नहीं है कि नॉन रेजिडेंट होते आप पे टैक्स लगेगा ही नहीं। समझ गए? अभी अपन उसी पॉइंट पे आएंगे, आगे हमारा पॉइंट वही है, वो पॉइंट्स पढ़ते ही आपकी पूरी बात क्लियर हो जाएगी। बाकी ये समझ लीजिए, नॉन रेजिडेंट है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। चलिए अब सुनिए आगे। हमने स्टेटस पढ़ लिया, इंडिविजुअल का पढ़ा, एचयूएफ का पढ़ा, ठीक है, फॉर्म, एओपी, बीओआई का पढ़ा और कंपनी का पढ़ा। मुझे एक बात बताइए, क्या लोकल अथॉरिटी जो है, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, क्या इनका स्टेटस निकालने की जरूरत है? क्या ये कभी नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं? हमारी लोकल बॉडी कभी नॉन रेजिडेंट हो सकती है? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकती। तो दैट्स वाई उसके स्टेटस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब आप आइए सेक्शन 7 के ऊपर। सेक्शन 7 क्या कह रहे हैं? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम कहाँ रिसीव हुई ये बात कर रहा है। आपने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा है कभी? जीएसटी पढ़ा है कभी? जीएसटी पढ़ा है क्या आपने? हाँ, तो जब आपने जीएसटी पढ़ा तो आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, सर्विस कहाँ दी, गुड्स कहाँ बेचा, कब बेचा, एक्सेट्रा। और इन्हीं के बेस पे टैक्सेशन होता है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, कितना लगेगा, वो सारी बातें इन्हीं के बेस पे डिसाइड होती है, राइट। यस। तो वैसे ही इनकम टैक्स में भी, वैसे ही इनकम टैक्स में भी दो बातें पता होनी चाहिए। क्या? एक, प्लेस ऑफ रिसिप्ट, कि हमें इनकम मिली कहां, और दूसरा प्लेस ऑफ अक्रूवल, हमने इनकम कमाई कहां। बोलिए, आई बात समझ में? हमें इनकम मिली कहां और हमने इनकम कमाई कहां, ये दो बातें इनकम टैक्स में भी मैटर करती है, ठीक है। उसके लिए पहला पॉइंट बोला गया सेक्शन 7 में कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है। अब ये बोल, हमने कहा सर रिसिप्ट का मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा रिसिप्ट से हमारा मतलब है फर्स्ट रिसिप्ट। फर्स्ट रिसिप्ट, अब ये फर्स्ट रिसिप्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट रिसिप्ट का मतलब है पहली बार पैसा कहाँ मिला। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पैसा मिलता है और हम उस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं, होता है क्या? जैसे मान लीजिए आप दुबई में जॉब करते हैं और दुबई में आपको 50,000 रुपए महीने का मिला, ठीक है। आपने उस 50,000 में से 5,000 रखे और 45,000 रुपए अपनी फैमिली को घर पे भेज दिए, इंडिया भेज दिए सब कुछ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इनकम कहाँ मिली, तो आप क्या कहेंगे? दुबई में मिली या इंडिया में मिली? बोलिए, आप दुबई में जॉब करते हैं, वहां से आपको 50,000 रुपये महीना मिला, आपने उसमें से 5,000 रखा, 45,000 रुपये इंडिया भेज दिए, जिसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। अब आपसे पूछा कि आपको इनकम मिली कहाँ, तो आप कहाँ बताएंगे? दुबई में मिली है या इंडिया में मिली है, या दोनों जगह पार्शियली मिली है? आप कहेंगे दुबई में मिली, क्योंकि पहली बार पैसा हमें दुबई में मिला। फिर हम उस पैसे का क्या करते हैं, वो एक फर्दर रेमिटेंस है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें पहले रिसिप्ट, राइट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। आप फॉरेन में रहते हैं, दुबई में जॉब करते हैं, और दुबई के जो आपके ओनर है, बॉस हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है, उनको आपने कहा कि सर जो पैसा है मुझे मत दीजिए, आप डायरेक्टली मेरे इंडिया के अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, और उन्होंने डायरेक्टली वो पैसा आपके इंडियन अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब आपको पैसा कहाँ रिसीव हुआ है, इंडिया में या दुबई में? बोलिए। अब पैसा आपको इंडिया में रिसीव हुआ है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली इंडिया में पे किया है, पहली बार हमारे हाथ में ही पैसा इंडिया में आया है, राइट। तो ये हमें देखना है पहले रिसिप्ट, समझ गए? ठीक है।
अब इसमें एक वर्ड और काम में लिया जाता है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्या बोला है? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब आपको सर ये डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब, देखिए इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया जहां पे हमारा रूल चलेगा वहां तो रूल चलेगा, और जो चीज हमारे रूल में नहीं आएगी हम उसको डीम्ड सेक्शन लगा के रूल में ले आएंगे। ठीक है, जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं, आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी है 50,000 पर मंथ। क्या 50,000 रुपए पर मंथ जिसकी सैलरी होती है उसको हर महीने कैश मिलता है 50,000 रुपए? बताइए, जिसकी सैलरी होती है क्या उसको 50,000 रुपए मिलता है कैश? नहीं, उसकी बहुत सी चीजें कटती है, पीएफ, एलआईसी, टीडीएस। मान लीजिए 6,000 रुपए आपके कट गए और आपको मिले 44,000 कैश, राइट। अब आपको कोई कहेगा कि सब इनकम रिसीव्ड इन इंडिया कितनी है, तो आप 50,000 बताएंगे या 44,000? बताइए, 50,000 रिसीव हुए या 44,000? 44,000, बिल्कुल। और अगर ऐसा हुआ तो ये 6,000 रुपए ऐसे हैं जो आपके रिसिप्ट में आए नहीं, तो इनको रिसिप्ट में लाने के लिए क्या बोला गया कि ये डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। ये क्या है? डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मतलब माना जा रहा है कि ये इंडिया में मिले हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली तो आपको मिल ही जाएंगे। पीएफ आपके पीएफ अकाउंट में चला जाएगा, एलआईसी आपकी एलआईसी हो जाएगी जो आपको सिक्योरिटी देगी, और टीडीएस आपका एडवांस टैक्स के रूप में जमा हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली तो ये पैसा मिल ही रहा आपको, तो इसलिए इसको क्या मान लिया? डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। बोलिए, आई बात समझ में? तो या तो इनकम आपकी रिसीव्ड इन इंडिया है, या रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो सकती है कुछ केस के अंदर। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इनकम इंडिया में मिली तो क्या होगा और इंडिया के बाहर मिली तो क्या होगा? बताइए, आ रहा है क्या ऐसा कोई प्रश्न कि हमने ये पढ़ तो लिया इनकम मिली कहाँ, पर इससे फर्क क्या पड़ेगा, इंडिया में मिली तो क्या होगा और इंडिया के बाहर मिली तो क्या होगा? यस, तो उसका जवाब अभी हम देंगे, उससे पहले एक छोटा सा सेक्शन हमें और पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 9। सेक्शन 9 कह रहा है इनकम अराइज इन इंडिया, मतलब इंडिया में कमाई गई है। अब कमाई गई इनकम कैसे पता चलेगी? सिंपल सी बात, मुझे एक बात बताओ, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो इनकम कहाँ कमाई हुई है? आप दुबई में जॉब कर रहे हैं तो आपने इनकम कहाँ कमाई है? आप दुबई में जॉब कर रहे हैं तो आपने इनकम कहाँ कमाई? दुबई में। अगर आपको किराया मिल रहा है, रहते आप इंडिया में हैं पर आपके पास दुबई में एक प्रॉपर्टी है और उसका किराया मिल रहा है आपको, तो ये इनकम कहाँ हो रही है, इंडिया में या दुबई में? दुबई में हो रही है, मतलब जहां पे प्रॉपर्टी है, जहां पे प्रॉपर्टी है वहां इनकम होती है, राइट। अगर आपने बिजनेस किया तो इनकम कहाँ है, जहां बैठ के बिजनेस किया और या फिर जहां पे बिजनेस किया? मैं सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशन की नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। जहां बैठ के बिजनेस किया या जहां पे माल भेजा, कहाँ पे होती है? कैरियर, जहां पे बिजनेस किया जाता है। जैसे अपन इंडिया में बैठ रहे हैं, अब इंडिया में बैठ के अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट हमारी इनकम कहाँ है? वो भी तो इंडिया में ही है। तो जहां पे बिजनेस किया जाता है वहां पे इनकम कमाई जाती है। ओके, प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, प्रोफेशन में जहां आप काम करोगे वहां पे इनकम है। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया का कोई डॉक्टर है और वो ऑस्ट्रेलिया जाके किसी की सर्जरी करके आता है, तो उसने इनकम इंडिया में कमाई या ऑस्ट्रेलिया में कमाई? इंडिया का डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया जाता है और वहां जाके किसी की सर्जरी करके आता है, तो उसने इनकम इंडिया में कमाई या ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में कमाई, क्योंकि उसने सर्विस वहां पे प्रोवाइड की, राइट। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। अगर मैंने आज किसी यूके की कंपनी के शेयर परचेज किए और उस शेयर पे मुझे डिविडेंड मिलता है,
तो मेरी वो इनकम इंडिया में कमाई गई है या यूके में कमाई गई है? मैंने यूके की कंपनी के शेयर परचेज किए और उस पर मुझे डिविडेंड मिला, तो वेयर इन्वेस्टमेंट मेड, जहां पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। आई बात समझ में? यस। तो ये जनरली जो जगह होती है जहाँ पे हम इनकम कमाते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि इनकम हमने कहाँ कमाई। जॉब के केस में जहाँ पे सर्विस दी है, रेंट के केस में जहाँ पे प्रॉपर्टी है, बिजनेस के केस में जहाँ से बिजनेस किया है, प्रोफेशन के केस में जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की, इन्वेस्टमेंट के केस में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। ओके तो इससे आप पहचान लेंगे। यस सर, हम पहचान लेंगे। पर यहाँ पे भी कंसेप्ट डाला गया, इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया। डीम टू बी अराइज इन इंडिया। अभी डीम टू बी अराइज क्या है सर? यहाँ पे क्या है, मुझे एक बात बताइए। अगर गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉय, मान लीजिए मैं लिख देता हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग आउटसाइड इंडिया, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो इंडिया के बाहर काम करता है। गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे जॉब दी, आपका इंटरव्यू लिया, आपको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कहा कि आपको काम जो है वो आपको अफ्रीका में करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने आपको जॉब तो दे दी और कहा कि काम आपको अफ्रीका में करना पड़ेगा। आप अफ्रीका चले गए और जाके वहां पे काम करने लग गए। तो अगर बेसिक हम रूल देखें तो उसके हिसाब से तो आप पैसा कहाँ कमा रहे हैं? अफ्रीका में। बताइए, बेसिक रूल जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, सैलरी दुबई में मिली तो दुबई में कमा रहे हैं, तो वैसे ही अगर मैंने जॉब अफ्रीका में की है तो मैंने अफ्रीका में कमाया। पर ये तो थोड़ा अजीब हो जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें रखा है और उन्होंने हमें वहां पे नौकरी मतलब पोस्ट दी है और हम कहते हैं कि हमने तो पैसा दुबई में अफ्रीका में कमाया, और गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स छोड़ दें। ये बात तो समझ में नहीं आती, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी हम ही से पैसा और हमें ही टैक्स नहीं दोगे। तो इसलिए उस इनकम को क्या मान लिया गया? डीम टू बी अराइज इन इंडिया। क्या मान लिया गया उसको? डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। बोलो जी, आगे क्या बात समझ में? यस सर। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट बचा है और ये चैप्टर हमारा ओवर। मुझे एक बात बताओ, एक इंडिया में रहने वाला पर्सन, जैसे मान लो रेजिडेंट, रेजिडेंट इंडिया में कमा रहा है, हम उससे टैक्स लें? बिल्कुल लेंगे। रेजिडेंट अगर विदेश में कमा रहा है, रहता इंडिया में और यहाँ से बेटा बेटा फॉरेन से भी कमा रहा है, तो क्या हम उससे फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लें? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि भैया आप इंडिया में रहते हो, इंडिया की सारी फैसिलिटी यूज कर रहे हो, तो हम तो आपसे टैक्स लेंगे। ठीक है। तो मतलब उससे तो हर इनकम पे टैक्स लेंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट से तो हर प्रकार के इनकम पे टैक्स लिया जाता है। ठीक है। अब बात आई एक बार नॉन रेजिडेंट के ऊपर। एक फॉरेनर है, वो इंडिया आया कोई थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए, और उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है। अब उसने इंडिया में आके कुछ कमाया, तो क्या हम उससे टैक्स लें? इंडिया में आके उसने कुछ कमाया तो क्या हम उससे टैक्स चार्ज करें? यस करेंगे, भैया इंडिया में कमाया टैक्स तो लेंगे। पर उसने फॉरेन में जो कमाया, क्या हम उस पर भी टैक्स लें उससे इंडिया में? नॉन रेजिडेंट ने फॉरेन में जो कमाया, क्या हम उससे इंडिया में टैक्स लें? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हम अगर सबसे एक जैसा ही टैक्स लें तो ये गलत होगा। अगर हम सबसे एक ही रूल पे टैक्स लें तो गलत होगा ना। बोलिए, सही बात है। तो इसलिए क्या बोला गया कि आपसे टैक्स लेना है या नहीं लेना, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका स्टेटस क्या है, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको इनकम कमाई कहाँ आपने और मिली कहाँ। ये तीनों बातों पे मिला के ये डिसाइड होगा कि हम आपसे टैक्स लेंगे या नहीं। आई बात समझ में? ओके। अगर इंडिया में आपने कमाया है तो हमें आपसे टैक्स लेना चाहिए, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। बोलिए।
अगर आपने इंडिया में कमाया है तो हमें आपसे टैक्स लेना चाहिए ना, फिर आप चाहे कोई भी हो, आप रेजिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। अगर इंडिया में आपने रिसीव किया है तो भी हमें आपसे टैक्स लेना चाहिए, बट अगर आपने इंडिया में कमाया नहीं है, इंडिया में रिसीव नहीं हुआ, तो फिर हम सोचेंगे कि आपसे टैक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जो तीन चीजें हमने अभी तक पढ़ी, एक रेजिडेंशियल स्टेटस, वो तो हमने यहाँ रख दिया, और एक रिसिप्ट ऑफ इनकम, और एक अक्रूवल ऑफ इनकम। अब इन तीनों को कंबाइन करके हम फाइनली ये पहुंच सकते हैं कि कौन सी इनकम किसके लिए इंडिया में टैक्सेबल है और कौन सी इनकम किसके लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। इनकम अराइज इन इंडिया, जो इनकम इंडिया में कमाई वो किसके लिए टैक्सेबल है, बताओ। जो इनकम इंडिया में कमाई गई है वो किसके लिए टैक्सेबल है? सबके लिए ही वो तो, क्योंकि भैया इंडिया में कमाओगे तो सबको टैक्स देना है। ठीक है। दूसरा कह रहा है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम इंडिया में मिली है वो किसके लिए टैक्सेबल है? वो भी सबके लिए है, क्योंकि इंडिया में मिली है तो टैक्स लेंगे हम। अब इसका कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं अपन, ठीक है। मिला इंडिया में, कमाया बाहर, मिला इंडिया में, कमाया बाहर, तो क्या इसमें कवर हो रही है और सब पे टैक्स लग रहा है? मिला इंडिया में, कमाया बाहर, तो क्या इसमें कवर हो रही है और सब पे टैक्स लग रहा है? मिला बाहर, कमाया इंडिया में, क्या वो यहां कवर हो रही है और सब पे टैक्स लग रहा है? मिला बाहर, कमाया इंडिया में, क्या यहां कवर हो रहा है और सब पे टैक्स लग रहा है? यस। कमाया भी इंडिया में और मिला भी इंडिया में, क्या दोनों में कवर हो रही है और सब पे टैक्स लग रहा है? यस। तो अब लास्ट ऑप्शन बचता है, कमाया भी बाहर और मिला भी बाहर, क्या ये दोनों में कवर हो रही है? बताइए। कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर। ओके। नहीं। ठीक है। तो रिसीव भी बाहर, अराइज भी बाहर। अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? जब किसी ने कमाया भी बाहर और रहता भी, मिला भी बाहर, तो उसमें क्या बोला गया, एक कॉम्बिनेशन बनाया कि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब आप इंडिया में बैठ के बिजनेस चला रहे हो पर आपको पैसा मिल भी बाहर रहा है और कमा भी बाहर रहे हो, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो हर सिचुएशन में टैक्स देना ही होता है। नॉन ऑर्डिनरी में भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं। नॉन रेजिडेंट है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए आप इंडिया में बैठ के फॉरेन में होटल चला रहे हैं, तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? यस, क्योंकि आप इंडिया की फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हैं। आप थोड़े दिन इंडिया से बाहर जाते हैं, थोड़े से दिन, तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आप हमेशा के लिए इंडिया के बाहर चले जाएं तो क्या आपसे टैक्स ले सकते हो? नहीं। ठीक है। अदर केस का मतलब, मैंने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर परचेज कर लिए जिसमें कंट्रोल करने वाली कोई बात नहीं आती, कंट्रोल करने की बात सिर्फ बिजनेस में ही आती है। बताइए। बोलिए भाई। दूसरी जो इनकम है जिसमें कंट्रोल करने वाली कोई बात नहीं है, वो ऑर्डिनरी के लिए तो टैक्सेबल है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी को तो हर इनकम पे टैक्स देना ही है, पर बाकी किसी को टैक्स नहीं देना, बस। और लास्ट पॉइंट है पास्ट ईयर प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया। कोई बाहर गया, 5 साल उसने बाहर काम किया, बाहर पैसे कमाए, और अब वो सारे पैसे लेके वो इंडिया में आ रहा है, तो क्या उसको टैक्स देना है? हम कहेंगे नहीं, उसको कोई टैक्स नहीं देना। क्या आप बता सकते हैं क्यों? अगर कोई फॉरेन से पैसे कमा के लाता है तो उसको इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना होता, बता सकते हैं क्यों?
बोलिए यस और नो। फर्स्ट इनकम ऑलरेडी टैक्सेबल नहीं, मैंने चलो यहां लिख दिया अनटैक्स्ड फर्स्ट ईयर अनटैक्स्ड प्रॉफिट, ऐसा लिखा हुआ है कि पुराने साल के प्रॉफिट है जिन पे टैक्स नहीं लगा हुआ वो लेके इंडिया आ रहे हैं। अब क्या करें, ऐसा लिख दिया पास्ट ईयर अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया, तो भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने वो इनकम कमाई थी तब वो नॉन रेजिडेंट थे। जाहिर सी बात है, कोई आदमी 5 साल से बाहर रह रहा है तो नॉन रेजिडेंट ही है ना वो। और जब उन्होंने कमाई तब वो इस कैटेगरी में आ रहे थे, बताइए हाँ या ना। कमाया बाहर, मिला बाहर, और वो था नॉन रेजिडेंट, इसका मतलब वो इस कैटेगरी में था। और जब इस कैटेगरी में था इसका मतलब कमाते टाइम उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं थी, तो फिर आज हम टैक्स कैसे लगा दें? ओके, तो दैट्स व्हाई वो इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। बता दीजिए एक बार, कोई डाउट है तो। बोलिए, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, कल इसके क्वेश्चन करवा के नया चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। और सुबह 9 बजे की क्लास रख लो।